Let me give me brief about myself. As you know, my name is राठौर लखन सिंह. मैं मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ है वो सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है. I hail from Bidar district of Karnataka, which is one of the most backward district of Karnataka state. I have done graduation in civil engineering from Vishweshwaraya Technological University in Belgaum. So in UPSC, I have given 6 attempts. Yes, in these 6 attempts, I qualified for 5 prelims examination. It means I have given 5 mains. In the first 2 mains, I didn't qualify for interview stage, but in the last 3 mains that I have given, I have qualified for the interviews as well. But the 2 interviews does not lead to my recommendations by the UPSC in the final result, and finally I have secured all India rank 756. So this is my brief journey about UPSC. एक्चुअली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सारे बताने के लिए इतना टाइम नहीं है, फिर कभी मिलते हैं तो बता देंगे आपको. तो इसके बाद आया है सवाल कि मेरा जो सक्सेस का क्रेडिट है वो किसे जाता है. तो बेसिकली सक्सेस का क्रेडिट जो होगा वो तो मेहनत को होगा, क्योंकि यूपीएससी में हार्ड वर्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते. सेकेंडली जो आता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा और भैया. इवन इन माय केस मेरी वाइफ काफ़ी सपोर्टिव रही है, उनका काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा है मेरे सक्सेस में. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मुझे क्रेडिट देना है मेरे सक्सेस का तो वो है पीटीईएफ फैमिली. ये एक ऐसी फैमिली थी जो हमें टेलीग्राम से जुड़ी थी. 2021 में जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था और जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो हमने जो बिखरे हुए लोग थे उनका एक ग्रुप बनाया था. इस ग्रुप में तकरीबन 50 लोग थे. तो हम सारे मिलकर फिर से अटेम्प्ट देने की सोच रहे थे, एंड वी प्रिपेयर्ड अ लॉट. आउट ऑफ दिस नाउ बहुत लोग सेलेक्ट भी हो गए हैं. मोस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पीटीएफ आर नाउ सिविल सर्वेंट्स. सो मेरा सक्सेस का क्रेडिट उनको भी बहुत जाता है. बहुत क्या, मैं तो मानता हूँ कि 60 to 70% उनका ही जाता है. फिर एक क्लोज फ्रेंड है जिसको मेंशन करना चाहूँगा, उसका नाम है भानु प्रताप सिंह. उन्होंने भी ऑल इंडिया रैंक 727 लाई है इस साल. लास्ट ईयर जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था यूपीएससी का, मतलब फाइनल रिजल्ट, तब मैंने सोचा था कि मैं अब नहीं दूंगा अटेम्प्ट, कि भाई नहीं हो रहा. आई वॉज डीमोटिवेटेड एट लॉट. तो उनका कॉल आता है मुझे जस्ट 3 days बिफोर प्रीलिम्स कि भाई प्री दे दे, उसके बाद हम सोच लेते हैं. तो उसने काफ़ी फोर्स किया, थोड़ा सा गाइड किया कि नहीं देना तो चाहिए, तू नहीं देगा तो कौन देगा. देन आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन और उसकी वजह से आज 756 रैंक है. तो क्रेडिट के बारे में इतना ही कहूँगा. सो चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे की जाए. देखो, मैंने 5 प्रीलिम्स कंटिन्यूसली क्वालिफाई की है, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. ठीक है. तो 5 प्रीलिम्स कंटिन्यू क्वालिफाई करने के पीछे कुछ रीजंस है, या फिर जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में आपको बताता हूँ. मेरा GS1 के रिगार्डिंग स्पेशल फोकस जो था वो था बेसिक्स पर. मेरी ओपिनियन थी कि स्ट्रॉन्गर द बेसिक्स, हायर द एक्यूरेसी इन बेसिक्स, ग्रेटर विल बी योर चांसेस फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. तो मैंने यही कोशिश की कि बेसिक्स को जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँ उतना बेटर है. और करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर फॉलो किए. इनिशियली ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट आई यूज्ड टू फॉलो मैगजीन्स आल्सो, मंथली मैगजीन्स, एंड फ्यू वीडियोज ऑन यूट्यूब्स. तो वो भी थोड़ा बहुत तो हेल्प किया ही होगा इन एक्सपांडिंग माई नॉलेज बेस इन द इनिशियल डेज. लेकिन एट लैटर वर्ड्स आई यूज्ड टू डू ओनली बेसिक्स. मैं सेक्शनल टेस्ट को काफ़ी सीरियसली लिया करता था. जो भी अपना सब्जेक्ट था, बेसिक सब्जेक्ट, उसे उठाया. फॉर एग्जांपल पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की किताब ली, उसको पूरा सा पढ़ लिया. देन आई यूज्ड टू पिक अप द सेक्शनल टेस्ट ऑफ विजन आईएएस, जो कि टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है. तो वो सेक्शनल टेस्ट लगाया करता था. ठीक है. तो सेक्शनल टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट गिव द टेस्ट एंड लेफ्ट इट देयर इटसेल्फ. लेकिन मेरे रिगार्डिंग या मेरे केस में मुझे लगता था कि टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्टिंग द टेस्ट इटसेल्फ.
तो जब भी आप टेस्ट दो तो टेस्ट एनालिसिस के लिए एटलीस्ट 1 घंटा आपको निकालना चाहिए। यहीं तो आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है या आपका वीकनेस क्या है। ठीक है, तो टेस्ट एनालिसिस में हमें ये करना है कि जब भी हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो एक A4 शीट लेना है, A4 शीट को डिवाइड करना है इन 2 बॉक्सेस, द करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो गलत हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में एक्यूरेसी का गेम है, तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हमारे वीकनेसेस को कम करना है। वीकनेसेस कहाँ से पता चलेंगे? जो हमने इनकरेक्ट किया है। तो आई यूज टू डिवाइड इनकरेक्ट क्वेश्चंस इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप उस टाइप के क्वेश्चन होते थे जो हमें आते हैं लेकिन हम गड़बड़ाहट में या रश ऑफ द हावर में हम उन्हें गलत कर देते हैं या गलत इंटरप्रिटेशन लेकर गलत कर देते हैं, लेकिन वो बेसिक सोर्स से थे, हमें आते थे लेकिन गलत कर दिए। तो उसको वहीं पर पढ़ लो, उसकी नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस कीप इन द माइंड दैट कि अगले टाइम वो गलत ना हो। दे आर इजी टू कवर एक्चुअली। तो फिर इसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम 50-50 बेसिस के ऊपर आंसर करते थे। 50-50 बेसिस ये दर्शाता है कि हमारे पास नॉलेज तो था लेकिन वो नॉलेज एडिक्वेट नहीं था। सो जो 2 स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट जिस पे आपको 50-50 पे रुकाया था, उसमें हमें ये करना है कि जो 2 स्टेटमेंट या नॉलेज में जो गैप था उसे कंप्लीट करना है। उसे अच्छे से पढ़ लो और उसे अपना बना लो, स्ट्रेंथ बना लो। और थर्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम गेस वर्क या इंट्यूशन बेसिस पे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इनिशियली एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन किया करता था मैं, टू राइट डाउन दोज क्वेश्चंस वी आर आउट ऑफ आवर बेसिक बुक्स। अगर लक्ष्मीकांत के बाहर का कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो मैं नोट डाउन कर लेता था सेपरेट नोटबुक में। और धीरे धीरे जैसे ही मेरे रिविजन्स और सेक्शनल टेस्ट बढ़ते गए, ईच बेसिक सब्जेक्ट्स के मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बोलो या फिर एक्यूरेसी ऑफ दैट बेसिक सब्जेक्ट बोलो, वो इंक्रीज होता गया। तो GS1 के रिगार्डिंग मेरी यही स्ट्रेटेजी रही थी, GS1 in terms of prelims. Secondly, coming to the current affairs part, newspaper is the best source for current affairs. You cannot ignore newspapers। या आप अगर सोच रहे हो कि मैं लास्ट में PT 365 या मंथली मैगजीन्स पढ़कर निकाल दूंगा, तो इट इज फाइन, बट रीडिंग न्यूज़पेपर इज गुड बिकॉज इसमें ये होगा कि आपका CSAT के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इनडायरेक्टली। जो कंप्रहेंशन एंड रीडिंग एंड कंप्रहेंशन वाला पार्ट होता है वो आपका बिल्डअप होता जाता है। ठीक है, फिर CSAT, ठीक, GS1 का यही है। मैंने स्टैटिक का बताया, मैंने करंट अफेयर्स का बताया। और यूपीएससी के जो ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 3-4 सालों में, अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हो तो आपको इसके सोर्स मैक्सिमम न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे, ना कि मंथली मैगजीन्स में या PT 365 में। लाइक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, लास्ट ईयर यूपीएससी हैज आस्क्ड ऑन वैगल डांस। तो वैगल डांस तो द हिंदू में क्लियरली मेंशन किया था विद पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। दैट वाज नॉट मेंशन्ड और नोवेयर मेंशन्ड इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैगजीन। सो फॉलो न्यूज़पेपर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, PhD नहीं करनी है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसे पढ़कर न्यूज़पेपर को अच्छे से करते जाओ, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। नाउ कमिंग टू द पेपर 2 ऑफ प्रीलिम्स, दैट इज CSAT। CSAT की तैयारी मैंने ऐसी की थी कि रीडिंग एंड कंप्रेशन मुझे आ जाता था, मतलब मैंने PYQ अच्छे से कर लिए थे और वहां से गेस वर्क पता चल गया था कि रीडिंग एंड कंप्रेशन काफी स्ट्रांग है। लेकिन दिक्कत आती है मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। ठीक है, और मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड में मैंने यूट्यूब पे सर्च की, वीडियोस वगैरह सर्च किए थे, बट उसके बिफोर मैंने PYQ एनालिसिस किया था कि किस एरियाज या किस थीम्स के ऊपर यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है CSAT में। ठीक है, तो उस बेसिस को आपको भी आपके सेल्फ लेवल पर एनालिसिस कीजिए। स्पून फीडिंग पर ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्पून फीडिंग से ये होगा कि आपको ऊपर ऊपर सा ही सुपरफिशियल सा नॉलेज आएगा और रियल एग्जाम में आप जाओगे तो वो आपको वर्क नहीं करेगा। तो खुद से थोड़ा सा वर्क कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट थीम्स और इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। वहां से जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हो या कोई और सोर्स फॉलो करके बेसिक फार्मूलाज एंड ऑल उसकी एक लिस्ट बना लेना, सो दैट जो 2 घंटे का गैप होता है उसमें आप पढ़ सको, रिवाइज कर सको। और एक बात जो है कि मुझे काफी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट टू बी अटेम्प्टेड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मेरा एक मानना था, मेरी ओन ओपिनियन है,
कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट इन द रेंज ऑफ 90 to 95 इन इनिशियल डेज, ठीक है। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स में जैसे ही क्वेश्चन की डिफिकल्टी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया था। अगर क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी हाई है, इट इज एट अ हायर लेवल, तो आई यूज्ड टू गो बिटवीन 85 to 90, 85, समवेयर अराउंड 85 to 90। देन अगर डिफिकल्टी लेवल मीडियम की है तो 90 to 93, 94। अगर इजी है पेपर, वो तो आना ही नहीं है, अब पॉसिबल ही नहीं है, तो 95 के अराउंड ±2 में ऐसे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। Talking about the CSAT, many people thinks और फोकस ओनली ऑन द वन एस्पेक्ट, कोई सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहा है या कोई फिर मैथ्स पे फोकस कर रहा है, तो वैसे मत कीजिए, इट विल बी डिजास्ट्रस, ठीक है। तो आपको दोनों पे भी बैलेंस रखना है, आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है और कंप्रहेंशन भी करना है, ठीक है। और आई यूज्ड टू गो डू अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस मिनिमम, और उसमें भी ये करता था कि आई यूज्ड टू कंप्लीट द कंप्रहेंशन पार्ट इनिशियली एंड देन आई यूज्ड टू स्विच टू द मैथ्स पार्ट। विद इन द मैथ्स पार्ट वही क्वेश्चन करो जो लो हैंगिंग फ्रूट कहे जाते हैं, मतलब जो इजी टू सॉल्व है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पर 2 मिनट डालकर अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो वो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जो इजी लग रहा है उसे पहले करना और बाद में टाइम बचता है तो डिफिकल्ट पे जाना। दिस इज फॉर सीसेट। और सीसेट को ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आजकल मैं सुन रहा हूँ मार्केट में काफी खौफ फैला रखा है सीसेट के रिगार्डिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सीसेट आप क्वालिफाई कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने 4 दिन के प्रिपरेशन पे विदाउट लुकिंग एट द सीसेट नोट मेरा सीसेट क्वालिफाई हो गया था। तो आपको भी यही कहूंगा, सीसेट से डरना नहीं है, बस फॉलो द बेसिक्स, थंब रूल। सो प्रीलिम्स के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेंस, ठीक है। तो सवाल यह है कि मैंने मेंस की तैयारी कैसे की। मेंस की तैयारी करने के लिए आपको दो लेवल का, दो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन है मेंस में, बेसिक स्टेज एंड एडवांस स्टेज, ठीक है। इन बेसिक स्टेज आपको क्या करना है, सिलेबस का जो ईच पॉइंट है उसके ऊपर आपने 250 to 300 वर्ड्स का कंटेंट रेडी करना है। कंटेंट रेडी कहाँ से करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एम्पल ऑफ सोर्सेस आर देयर। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने गूगलिंग भी काफी की थी कंटेंट रेडी करने के लिए। गूगल पे मैं डाल देता था कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेक्युलरिज्म इन इंडिया, तो वो एक बेसिक कंटेंट दे देता था। तो ऐसे ही जीएस 1, 2, 3, 4 के आप बेसिक कंटेंट जो भी सिलेबस का मेंशन पॉइंट है वो प्रिपेयर करना है आपको। जैसे ही आपका बेसिक कंटेंट प्रिपेयर होता है तो आपको एडवांस स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो एडवांस स्टेज में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल GS1 का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, GS1 की तैयारी या एडवांस स्टेज ऑफ GS1 क्या है। अगर आप हिस्ट्री के नोट्स को एडवांस कर रहे हो, मतलब बेसिक से एडवांस पर लेकर जा रहे हो, तो इंश्योर करो उसमें कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेंशन द टाइमलाइंस। अगर क्वेश्चन विजयनगरा किंगडम पे था या आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगरा किंगडम पे है, तो इन द इंट्रोडक्शन आई यूज्ड टू मेंशन द टाइमलाइंस ऑफ द विजयनगरा किंगडम, कि भाई ये 13 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी में इसी रीजन में फ्लरिश हुआ था। सो दिस, तो आपको हिस्ट्री में फैक्ट्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो एडवांस स्टेज में यही करना है कि आपको फैक्ट्स काफी मेंशन करने हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। अपार्ट फ्रॉम टाइमलाइन स्केल दैट इज शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ एनी किंगडम और एनी सिविलाइजेशन पर से, आपको अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू हैव अ डायग्राम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नगरा स्टाइल पे पूछते तो कैसे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाना है, उसके वेरियस फीचर्स, ठीक है। द्रविडियन आर्किटेक्चर पूछते हैं तो तोरणद्वार, शिखरस, मंडप, ठीक है, ये जो वेदिकास होते हैं वो भी दिखाना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में एडवांस स्टेज में यही करना है, आपको डायग्राम्स यूज करने हैं, फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स यूज करने हैं और मैप्स यूज करने हैं। आपको लोकेशंस भी मेंशन करने हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें एडवांस में आ जाएंगी। अब आते हैं GS1 का जियोग्राफी पार्ट। जियोग्राफी पार्ट के ऊपर नोट्स मिलना काफी डिफिकल्ट मुझे लगा है कि डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप पास्ट PYQs देखोगे तो दे आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब एक थीम नहीं है उनकी या एक एरियाज नहीं है जिसपे वो कंटिन्यू पूछते हैं। हाँ, मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो काफी एक सिंगल टॉपिक हुआ, लेकिन उसके अंदर अगर हम PYQs देखते हैं तो डिफरेंट डायमेंशंस पे पूछा है। तो उसमें आप कुछ एडवांस लेवल पे देखना चाहोगे तो न्यूज़पेपर ही हेल्प में आ जाते हैं।
ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो आपको विदाउट मेंशनिंग एग्जांपल आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको आसाम का एग्जांपल देना है, आपको गुजरात का एग्जांपल देना है, आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल देना है जो पुणे में सिचुएटेड होने जा रही है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री। तो ये न्यूज़पेपर से आपको एडवांस स्टेज के नोट्स बनेंगे। यहाँ से आपको एग्जांपल्स उठाने हैं और एग्जांपल्स को आपके बेसिक नोट्स के साथ लिंक्स करना है। जियोग्राफी में डायग्राम के बगैर आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता। मेरा एक खास दोस्त है मनीष शर्मा नाम से, वो अभी अंडर ट्रेनी है एंड ही इज आल्सो अपीयरिंग अगेन टू इम्प्रूव हिज रैंक। तो ही यूज्ड टू गेट स्कोर अबव 120 इन जीएस1, और वो यही कहता था कि भाई जीएस1 में स्पेशली ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन में आप 2-3 डायग्राम डाल सकते हो या यूज कर सकते हो विच आर रिलेवेंट एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, तो गो फॉर इट। मतलब हिचकिचाहट नहीं करनी है डायग्राम्स यूज करने में। तो ये हो गया एडवांस स्टेज ऑफ जियोग्राफी। अब नेक्स्ट जीएस1 का टॉपिक आता है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के आजकल के अगर आप क्वेश्चन देखें तो देर आर मोर डायनामिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया, नहीं आ रहा वैसे क्वेश्चन। सही है, रादर द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट cuddling of babies has been technologically outsourced or it is given to mobiles now। तो ऐसे डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको न्यूज़पेपर ही काम में आएंगे। तो बेसिक नेट्स प्रिपेयर करने के बाद अगर कभी आप ओपिनियन, दैट इज ओपिनियन पेज जो कहा जाता है न्यूज़पेपर्स का, वो जब पढ़ते हैं और आपको वहां पे दिख जाता है कि सोशल इश्यूज रिगार्डिंग कुछ टॉपिक पे कुछ कमेंट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट कमेंट्स को आप नोट डाउन कीजिए एक सेपरेट नोटबुक में। आपका कंटेंट इनरिच कीजिए विथ वेरियस फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स विच आर अपीयरिंग इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, और सोशल इश्यूज में आपको काफी सारे एग्जांपल्स मेंशन करने होते हैं। कम्युनलिज्म, ये सेकुलरिज्म, इसके ये जो टॉपिक है इसके एग्जांपल्स आपको फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में दिखेंगे। कभी कोई राइट हो रहा है तो वो आपको एग्जांपल में मेंशन करना है, आपके आंसर्स में उसको डिस्प्ले करना है कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इशू ऑफ कम्युनलिज्म। तो और सोशल इश्यूज का जो आंसर्स होता है उसमें अपार्ट फ्रॉम द एग्जांपल या एडवांस स्टेज के नोट जो मेकिंग होती है, उसमें आपको गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस क्या है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सोशल इशू, वो मेंशन करे बिना अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो यू आर गेटिंग लेस मार्क्स देयर। तो अगर कोई भी सोशल इशू के ऊपर क्वेश्चन पूछा है इन वन फॉर 150 मार्क्स और 250 मार्क्स, आंसर करने के बाद उस पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस मेंशन करके ही आपको कंक्लूजन देना है। दिस इज ऑल अबाउट जीएस1। नाउ आई विल टॉक अबाउट जीएस2। जीएस2 में मेरे कंसिस्टेंटली 100 प्लस आ रहे हैं इन प्रीवियस 3 ईयर्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जीएस2 में आपको बेसिक और एडवांस दोनों कैसे प्रिपेयर करना उसको आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बेसिक्स अगेन जो भी सिलेबस पॉइंट मेंशन है उसके ऊपर 250 टू 300 वर्ड्स का कंटेंट जमा करना है। कंटेंट जमा करने के लिए आप वेरियस मैगजीन्स यूज कर सकते हो, वेरियस मटेरियल यूज कर सकते हो, टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है या गूगलिंग कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा वैल्यू एडिशन कहाँ से करनी है जीएस2 में। फॉर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, ठीक है, विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीएस2, उसमें आपको वैल्यू एडिशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मुंह जबानी आने चाहिए, वो आपके इंट्रोडक्शन में काफी हेल्प करते हैं। अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो स्टार्ट बाय मेंशनिंग आर्टिकल 93। अगर राज्यसभा पे क्वेश्चन, रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा पे क्वेश्चन पूछा है तो स्टार्ट बाय आर्टिकल 80। that article 80 of the constitution of India talks about or establishes the Rajya Sabha as हाउस ऑफ द स्टेट्स। ऐसे करके इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसमें आप इलेबोरेट करोगे जो कोर इशू पूछा गया है क्वेश्चन में, एंड देन यू गो ऑन टू आंसरिंग योर बॉडी पार्ट। ऐसे एक वे होता है। सो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये की रोल प्ले करेगा आपके पॉलिटी वाले क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में या आंसर्स में ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड वैल्यू एडिशन या एडवांस स्टेज ऑफ पॉलिटी नोट मेकिंग इज दैट यू नीड टू मेंशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, आजकल तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी वाले की रोल ऑफ जुडिशरी, व्हाई देयर इज रोल ऑफ जुडिशरी इन वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे वाले सवाल में आ जाएंगे तो आपको 4-5 केसेस तो मेंशन करने पड़ेंगे। और रिलेवेंट जो
अभी अभी केसेस हुए हैं, अगर वो आप स्टार्टिंग में मेंशन करते हो तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इवैल्यूएटर पे। तो ये है GS2 में पॉलिटी के रिगार्डिंग। GS2 में नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज के लिए जो बेसिक सोर्स था मेरा, मैंने प्रहार जो डॉक्यूमेंट आता था उसमें से काफ़ी हेल्प ली थी सोशल जस्टिस के लिए। और सोशल जस्टिस में भी मोर एंड लेस कंटेंट तो मिल जाएगा बेसिक, लेकिन उसको एडवांस लेवल पर आपको ले जाना है। एडवांस लेवल पर लेकर जाने के लिए सोशल जस्टिस को आपको फैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, सिविल सोसाइटी के इनिशिएटिव्स एंड इथिक्स में भी आप कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करते हो हेल्थ एजुकेशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस के, तो उसको भी आप मेंशन करो। सोशल जस्टिस में यही करना है आपको। जब आप क्वेश्चन सोशल जस्टिस में एजुकेशन हेल्थ के ऊपर कुछ सवाल आया है या माल न्यूट्रिशन हंगर के ऊपर सवाल आया है, तो उसको इंट्रोडक्शन करने के बाद, बॉडी पार्ट लिखने के बाद गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस भी आपको मेंशंस करने हैं कि भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है। अगर और थोड़ा स्पेस है तो इंटरवेंशंस में थोड़े बहुत क्या लैक्यूना है या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये मेंशन कर कंक्लूड करना है। तो सोशल जस्टिस पे आप ऐसे जा सकते हो। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन। एक्चुअली मेरी एक नोट्स थी, काफी वायरल हो गई थी 2021 में, IRYLR। तो ये नोट्स मैं यहाँ पे यूपीएससी टाइम्स को कहूंगा कि वो नोट्स यहाँ पर डाल दे। वो आपको एक गाइड भी दिखा देगा कि मेंस नोट्स प्रिपरेशन कैसी करनी है। सो आईआर के लिए ये करना है आपको। आईआर में आपका न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आईआर की इंट्रोडक्शन कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन है इजराइल के ऊपर, तो रिसेंट विजिट जो हुई है वो पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन होगी। अगर क्वेश्चन है इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप पे, तो रिसेंट विजिट जो हुई है उसके ऊपर होगा, इंट्रोडक्शन होगा। और आपको बॉडी पार्ट्स में जो मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिसेंट में इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप में, वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। यू नीड टू शो द इवैल्यूएटर दैट यू आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। आपने रट्टा मार के नोट्स नहीं बनाया है, बस आप एप्लीकेशन भी करते हो उन नोट्स का, ये दिखाना है। और आईआर में अगर सवाल है और उसमें स्कोप है मैप ड्रॉ करने का, तो यू नीड टू ड्रॉ द मैप। ये एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जाता है इवैल्यूएटर पे कि आप ड्रॉ मैप डालकर आप दिखा रहे हो कि कैसे ये रीजनल इशू या ग्लोबल इशू है। ठीक है, तो आईआर में ये करना है, न्यूज़पेपर को फ्रिक्वेंटली यूज करना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड ऑल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उन्हें मेंशन करना भूलना नहीं है। और आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आईआर के रिगार्डिंग काफी टर्म्स यूज करते हैं। मुझे अच्छे से याद आता है कि इन टर्म्स ऑफ द क्वाड, तो उन्होंने बोला था कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस इज की फॉर सक्सेस ऑफ द क्वाड। तो ऐसे जो कीवर्ड्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं वो लिख लो सेपरेट नोटबुक में और कंक्लूजन में यूज करो, तो उससे भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट GS2। फॉर GS3 विच इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टू स्कोर, तो यही है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। इकोनॉमी के लिए आपको ये करना है कि आप जो भी प्रीलिम्स के लिए बेसिक सोर्स फॉलो किए हो, प्रीलिम्स के लिए जो इकोनॉमिक्स का बुक फॉलो किए हो उसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार या 2 बार पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीलिम्स वाला कंटेंट आपको मेंस का आंसर दे जाता है। फॉर एग्जांपल इस साल जो 15 मार्च का क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये प्री के नोट्स में या प्री के बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, बट मेंस के नोट्स में नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मेंस की जो कोचिंग वाली नोट्स होती है इसमें ऐसे टाइप के आंसर मिलना थोड़े से डाउटफुल है। तो इसलिए मैं कह रहा कि इकोनॉमी के भी जो बेसिक आपने प्रीलिम्स के लिए फॉलो किया है वो 1 से 2 बार पढ़ लो, क्योंकि ये पढ़ना इजी होता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में 2-3 बार तो पढ़ ही रखा होता है। तो इट इज इजियर टू रिवाइज एंड फास्टर टू रिवाइज, और उसके बाद फिर आप मेंस एडवांस के लिए जा सकते हो। ठीक है, आई वाज रीडिंग सम कमेंट्स, मैं उनको उनके ऊपर बाद में आता हूँ बिकॉज आई हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट। हाँ, सो हाँ, वी वेर ऑन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में विदाउट डाटा, फैक्ट्स, चार्ट्स, इकोनॉमी आंसर इज नॉट गुड, ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी के आंसर्स में अगर फैक्ट्स चार्ट्स नहीं है, इकोनॉमी में आप अगर कुछ आर्गुमेंट्स दे रहे हो
तो उस आर्गुमेंट के साथ आपको एक फैक्ट, डाटा, कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट मेंशन करनी है जो उसे वेरीफाइड एंड रिलायबल बनाती है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफ ईच पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी आंसर। तो ये वाली हैबिट डालना कि जब भी आप इकोनॉमी का कुछ आंसर लिख रहे हो, आई यूज टू डू इट इन अ पॉइंट फॉर्मेट, तो जब भी एक पॉइंट मेंशन कर रहे हो तो उसके साथ रिलेवेंट फैक्ट चिपका दो, तो इवेल्युएटर को पता चलेगा कि भाई ही नोज द theory as well as what is going in the reality। सो इकोनॉमी तो हो गया। एग्रीकल्चर के नोट जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर पर आप एक अशोक गुलाटी सर है जो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रिक्वेंटली लिखते हैं, उनके ओपिनियंस मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं, विच इज नॉट दैट क्रिटिकल, इट इज अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आपको निगेटिव भी मिलेगा तो उसके साथ सोल्यूशन मिलेगा। तो रीड इज आर्टिकल्स, टेक नोट्स ऑफ देम। और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही है एग्रीकल्चर में आपको करना है, उसके ऊपर नोट्स आपके बनाने हैं। तो यहाँ पर भी GS3 में मोस्टली आपको न्यूज़पेपर से भी काफी कंटेंट मिलता रहेगा, तो न्यूज़पेपर फॉलो करना छोड़ो मत। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद आता है सवाल इन्वायरमेंट का। चलो, तो इन्वायरमेंट में ये है कि मोस्टली इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली मैगजीन्स का रोल ज्यादा दिखेगा। ठीक है, आपको कंप्लीटली भी इग्नोर नहीं करना है, मेंस 365 भी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो लेकिन मेंस 365 में जो रिलेवेंट लगता है वही पढ़ो, रादर देन रीडिंग एवरीथिंग। तो फिर वो है मेंस का जो इन्वायरमेंट के सवाल होंगे वो मोस्टली करंट अफेयर्स होंगे, तो यहाँ पर भी मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर का रोल ज्यादा रहेगा। इन्वायरमेंट के आंसर्स में भी आपको सिविल सोसाइटी की भी इनिशिएटिव्स बताने हैं, आपको गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स बताने हैं, उसमें लैकुनेस क्या है ये भी बताने हैं, इवन बेस्ड केस स्टडीज जो होती है वो मेंशन करनी है और उनको बॉक्स करना है। तो ये हायर लेवल ऑफ आंसर चला जाएगा। तो इसका एक ये है कि मुझे केस स्टडी याद आती है अभी भी, जो फॉरेस्ट फायर जो है वो कंटिन्यूसली न्यूज में रहते हैं, अभी भी उत्तराखंड में चल रही है। तो इसके ऊपर सोनितपुर मॉडल था फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के ऊपर जो केरला गवर्नमेंट कर रही है वो एक रोल मॉडल बनेगा इन फ्यूचर जाकर, तो वो मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे कुछ यूनिक पॉइंट्स लाने पड़ेंगे जो दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, ये हो गया इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पिछले साल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी यूनिक क्वेश्चंस भी आए थे कुछ कुछ, बट इट इज एक्सेप्शन रादर देन रूल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनके खुद के कुछ नोट्स बनाइए। मैंने एक ये किया था कि मैंने वर्ड फाइल में एक PDF बना रखी थी, वो 3 पेज की PDF है, बट इट यूज टू कवर माई होल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस ऑफ मेंस। तो ऐसा ही कुछ आप भी बना सकते हो, एक PDF बना लो या वर्कशीट बना लो जिसमें आप सारा कंटेंट डालो। उसमें आपको सब आना चाहिए कि कॉजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ऑफ ईच टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब कर कर आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन इसमें भी वैल्यू एडिशन का रोल आएगा। आपको थिंक करना है कि बेसिक वाला पार्ट तो सारे लोग प्रिपेयर करेंगे, दोज हु आर अपियरिंग फॉर द मेंस दे ऑल विल बी प्रिपेयरिंग द बेसिक पार्ट। तो उसको कैसे एडवांस करें इसके ऊपर फोकस करो। गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स है उनके ऊपर जाना, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो मेरे नोट्स थे उसमें मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट का जो डाटा यूज किया था वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के पास होगा। तो यही है। और मोदी साहब भी बहुत स्पीच देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिलेवेंस के ऊपर बहुत सारी बात करते हैं, तो वहां से भी डाटा मिलता है। तो पिछले 10 साल में 8 बिलियन से 80 बिलियन जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की इकोनॉमी हुई थी। तो ये अगर आप चार्ट में डिस्प्ले कर देते हो, अगर बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं एज मिल जाता है स्कोरिंग में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इज हाई स्कोरिंग एक्चुअली। इंटरनल सिक्योरिटी इज इजी। यहाँ पे डायरेक्टली जो सिलेबस पॉइंट मेंशन्ड है उन्हें उठाओ, उनके ऊपर कंप्रेहेंसिव नोट्स बनाना, इनके ऊपर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है वो भी लिख लेना, और कुछ स्टेट स्पेसिफिक भी केस स्टडीज होती है वो भी मेंशन कर लेना। इंटरनल सिक्योरिटी इजी टू स्कोर है, इसमें मैप्स का भी यूज है, इसमें वैल्यू एडिशन हर तरह का किया जा सकता है, डाटा है, मैप्स है,
करंट अफेयर्स में अगर कुछ कंटेक्स्ट आया है, लाइक अगर रिसेंट कोई माओइस्ट अटैक हुआ वो मेंशन कर दो, अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। गवर्नमेंट की इतने सारे इनिशिएटिव्स है, समाधान स्ट्रेटेजी है, और अगर स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज है, ऑपरेशन स्टीपल चेस एटसेट्रा, गवर्नेंस रिलेटेड स्टेप्स लिए गए हैं, लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ये सारे मेंशन कर दो। इसमें इतना डाटा, इतना वैल्यू एडिशन कर पाओगे आपकी, इसमें मार्क्स स्कोर करना बेटर है या इजी है। सॉरी, इंटरनल सिक्योरिटी में, नॉट ओवरऑल जीएस3 में तो कम ही आ रहे हैं सबके, पता नहीं क्यों। तो अब मैं लास्ट जीएस सब्जेक्ट पे आता हूँ, वो है इथिक्स। इस साल मेरे इथिक्स में 128 मार्क्स आए, 128, और ठीक ठाक तो लगे थे मुझे। तो इसमें इथिक्स में ये होता है कि इथिक्स में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इफ यू डजंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड नॉलेज, और उसका डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप एक डेफिनेशन रट्टा मारकर आई हुई दिखा पाओगे, लेकिन उसको और एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इथिक्स में आपको डेफिनेशनल क्लैरिटी चाहिए, ईच डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स चाहिए, उस वैल्यूज का सिविल सर्विसेज के साथ क्या रिलेवेंस है, उस वैल्यूज को डिस्प्ले करने वाली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन है, ये सब आपको नोट मेकिंग में इंश्योर करना है। बेसिक नोट सबके पास मिलेंगे, और वन सोर्स दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट रेड बुक आती है इथिक्स की, फोरम आइस की, वो भी आप कर सकते हो बेसिक्स के लिए। हाँ, तो एक पॉइंट मैंने मेंशन करना भूल गया, जो अक्रॉस द ऑल द जीएस हेल्प करेगा आपको, वो है टॉपर्स कॉपीज। जब भी आप एडवांस स्टेज पे जाओगे, डाटा, फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, आर्टिकल्स, एग्जांपल्स, इसके ऊपर जो आता है वो आता है टॉपर कॉपीज। क्योंकि टॉपर कॉपीज में आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो विच मेक्स देम डिफरेंट और क्लास अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। तो टॉपर्स कॉपीज को आप कंटेंट के लिए नहीं देखना है, कंटेंट थोड़ा बहुत वहां से भी उठ जाएगा, बट हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर आंसर्स, व्हाट एडिशनल थिंग्स दे आर ब्रिंगिंग इन देयर आंसर्स, ये नोट डाउन करने की कोशिश करना टॉपर कॉपीज से, और यही इंपॉर्टेंस है टॉपर्स कॉपीज का। ठीक है, तो ये था जीएस 1 2 3 4। एसए के लिए एसए तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा स्कोरिंग नहीं बिना, शायद मेरी किस्मत भी उतनी ढंग की नहीं थी। तो एसए के लिए ये करना कि मैंने तो अनुदीप दूरशेट्टी सर का ब्लॉग, इनिशियल डेज में अनुदीप दूरशेट्टी सर का ब्लॉग ही पढ़ा था, और जब मैंने सर का ब्लॉग पढ़ के फर्स्ट एसए लिखा था यूपीएससी का, तब अच्छे मार्क्स आए थे। फिर मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया एसए प्रिपरेशन, कुछ और न्यू चीजें करने की कोशिश की, तो मार्क्स घट गए थे। तो ये है, तो एसए में सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, तो क्लोजर यू रिमेन टू द सब्जेक्ट टॉपिक बेटर इट इज। और एसए का एक टॉपर्स का जो एसए कलेक्शन है वो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक इट इज अ फाइल कंटेनिंग अराउंड 200 to 300 एसेज रिटन बाय द प्रीवियस टॉपर्स। तो वो आप देख लेना, आप वहां से आइडियाज लेना कि हाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग द एसेज, हाउ दे आर लिंकिंग द आइडियाज, द फ्लो ऑफ द एसे, उसके ऊपर गौर करना आप, और हाउ दे आर कंक्लूडिंग द एसेज। ठीक है, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है एसे में, कि इंट्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं आप, आपने फ्लो ऑफ एसे को कैसे मेंटेन किया है, हाउ यू आर कनेक्टिंग द आइडियाज, एंड हाउ यू आर कंक्लूडिंग द एसेज। तो अगर आप ये चार चीजें इंश्योर करते हैं एसे में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एवरेज से ऊपर आपको एसे में मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर एसेज। तो मेरा नेक्स्ट सवाल था कि आपने आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज किया और कैसे चूज किया, या ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखा जाए। तो मैंने मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था। ठीक है, तो सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, टू बी फ्रैंक। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने 6 मंथ और 7 मंथ ऑफ प्रिपरेशन पे देना था, तो मैंने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सोशल इश्यूज जो पार्ट होगा वो डायरेक्टली सोशियोलॉजी का कंटेंट में आपको हेल्प करेगा। देन एसेज में सोशल एस्पेक्ट आप यूज कर सकते हो, सोशल जस्टिस में आप सोशियोलॉजी का कंटेंट यूज कर सकते हो, इथिक्स में भी कुछ स्कॉलर्स हैं जो सोशियोलॉजी के जो स्कॉलर्स हैं इथिक्स में भी आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल यूज किया था या चूज किया था।
सोशियोलॉजी में मेरा स्कोर इनिशियली कम था, फर्स्ट मेंस जो दिया था वहाँ पे मेरा 218 आया था, उसके बाद 240, 244, 246, 252 और अभी 277। तो थोड़ा सा प्रोग्रेशन, कंटिन्यूसली प्रोग्रेशन दिखा है, थोड़ा 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 थोड़ा, तो यही है। तो आप अपना ऑप्शनल इसी पैरामीटर से या अपने सीनियर से कंसल्ट करके भी कर सकते हो, या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आपके कांटेक्ट में है तो उनसे भी पूछ कर सकते हो। लेकिन दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अवर ऑप्शनल्स। टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ब्रीफ में बता रहे हैं कि इसका सिलेबस तो मेंशन्ड है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 मोस्टली वर्ल्ड सोशियोलॉजी के बारे में है, पार्ट 2 मोस्टली इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में है। और पार्ट 1 में जो इनिशियल के 4 चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अराउंड 150 मार्क्स ऑफ पेपर 1 ऑफ सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम दैट 4 चैप्टर्स, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स तगड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो मैं यही स्ट्रेटेजी, जो भी मुझे पूछ रहा है बंदा कि सर सोशियोलॉजी का रिवीजन कैसे करना है, सोशियोलॉजी कैसे पढ़ना है, तो आई यूज टू टेक सिंगल चैप्टर एट अ टाइम। अगर हमने एक सोशियोलॉजी पेपर 1 का चैप्टर 1 लिया, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसे अच्छे से ढंग से पढ़ो। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, कोई इसेंशियल सोशियोलॉजी फॉलो कर रहा है, कोई तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स फॉलो कर रहा है, कोई विकास रंजन सर के नोट्स फॉलो कर रहा है, जो भी, तो वो नोट्स पढ़ने के बाद आप पीवाई की उठा लेना, पेपर 1 चैप्टर 1 सारे पीवाई क्यूज लिखने की कोशिश करना। अगर आपको आप इजीली या अच्छे से लिख पा रहे हैं तो वो कंटेंट रिलायबल है। अगर आप ठीक से नहीं लिख पा रहे या आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक नहीं है या और बेहतर हो सकता है, तो आपको समझना है कि आपको वैल्यू एडिशन करनी है। तो इस वक्त आप अपने जो बेसिक समझो, मैंने अगर इसेंशियल सोशियोलॉजी फॉलो किया और मुझे नहीं लग रहा कि ये आंसर ठीक हो रहा है, तो I used to refer to other sources then for that particular answer or particular point. तो इसके बाद ऐसे ही आपको वैल्यू एडिशन करते जाना है फॉर ईच चैप्टर, फॉर ईच थीम। तो सोशियोलॉजी का ऐसे प्रिपरेशन किया था। ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी जैसे बताई कि मैंने ईच टेक ईच चैप्टर एट अ टाइम, read it, revise it, take PYQs, write the address the PYQs, answer the PYQs. If you find your answer adequate enough, rely your source or basic source is reliable. If you feel that the answer is not good or there is a scope for value addition, then go for other sources, look for other sources, go through the topper copies, what additional they have done, एंड टेक देम डाउन। आपके नोट्स में साइड में कहीं पर लिख लेना कि क्या वैल्यू एडिशन हो सकता था वहां पर। तो इस वे में ईच चैप्टर बाय चैप्टर आप करते जाओगे तो आपका ऑप्शनल ढंग से हो जाएगा। और वही स्ट्रेटेजी मैंने इस साल अप्लाई की थी और मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। 142 और 135 ऐसे 277 आए हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल था, सो बेसिकली बुक लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। बुक लिस्ट जो है, प्रीलिम्स के लिए मैंने अलग थी, मेंस के लिए थोड़ी बहुत अलग। तो प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट सब लोग एक ही बताते हैं, मैं भी वही रिपीट करता हूँ। पॉलिटी के लिए ये लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन पढ़ी थी और मैं उसी पे रिलायबल था। मैंने स्पेक्ट्रम आज तक कभी छुआ नहीं, दो मेरे पास है वो कॉपी पड़ी हुई, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। और इकोनॉमी के लिए आई यूज टू रीड श्रीराम आईएएस की जो क्लास की बुक आती है वो, और उसको मैंने अटैच किया था येलो बुक ऑफ वाजीराम। दो मैं वाजीराम का स्टूडेंट था 2017-18 में, मैंने उनकी कोई नोट्स यूज नहीं की अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी। येलो बुक अच्छी है उनकी, तो वो फॉलो कर सकते हो इकोनॉमी के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सांगवान सर की बुक बढ़िया है। और एंशियंट एंड मेडावल अगर आपको एक ही जगह पर होलिस्टिक वे में करना है तो लूसेंट को फॉलो कीजिए। लूसेंट में इतना हेवी कंटेंट है, वो सारा मर्ज्ड कंटेंट है, और आप एक ही बेसिस, एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर अदरवाइज ओल्ड एनसीईआरटीज आर द बेस्ट, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आजकल के सवाल उससे कवर नहीं हो रही है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी के हिसाब से लूसेंट को शिफ्ट हो जाना, अगर मेरी राय मानते हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए देखो, श्रीराम शंकर आईएएस या फिर पीएमएफआईएएस, दोनों में से एक सोर्स फॉलो करो, हो जाएगा इन्वायरमेंट। बेसिक से सवाल अब एप्लीकेशन ओरिएंट हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो वो भी ख्याल रखना, बेसिक को ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थीम्स है, वो पीवाईक्यूज बेसिस पे आइडेंटिफाई करो और उसी को मतलब खुद के नोट्स बनाना सीख लो यार, मतलब वो बना लोगे तो इजी हो जाएगा।
इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली करंट अफेयर से आता है, तो आई यूज्ड टू रिलाई ऑन पीटी 365 फॉर इट एंड न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर से तो डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं आजकल। ठीक है, एस प्रोटीन जो था वो तो न्यूज़ में था कोविड के बाद, उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल था, तो ये मैगजीन्स में मिस हो गया था। तो ऐसा ही न्यूज़पेपर को आप सब्सटीट्यूट ना नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। तो अगला सवाल था मेंस आंसर कैसे फ्रेम करें। तो मेंस आंसर कैसे फ्रेम करें, इसका आंसर ये है कि टॉपर्स और प्रीवियस रैंकर्स ने यही कहा है कि मेंस के 3 पार्ट्स है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। लेकिन इंट्रोडक्शन के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, कोई कोई डेफिनेशनल बेस्ड विच इज द मोस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप। अगर कम्युनलिज्म पूछा है तो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन दे दी और देन बॉडी पार्ट पे आ गए। बट मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन जितना ढंग का हो उतना मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो दूसरे टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन जो होते हैं वो है डाटा टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस, वी हैव डिस्कस्ड दैट कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, वो भी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी आप कर सकते हो। तो डाटा बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर आपको करना है तो कैसे कर पाओगे, कैसे कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आपको हंगर के ऊपर सवाल पूछा गया है हंगर के ऊपर, तो उसका इंट्रोडक्शन आप डायरेक्टली शुरू कर दो कि द रिसेंट रिलीज ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक डैश 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 बताई गई, विच ब्रॉट द टॉपिक इनटू लाइमलाइट। फिर उसके बाद आप उसके बॉडी में लिखा हो कि जो भी पूछा गया है बॉडी में सवाल, कोर थीम जो सवाल की है उसको एड्रेस करो, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द हंगर। ठीक है, फिर उसके वे फॉरवर्ड बताओ, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स बताओ एंड केस स्टडीज बताओ एंड देन कंक्लूड। आर्टिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन तो हमने राज्यसभा की क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया है, ऑफिस ऑफ स्पीकर के ऊपर भी डिस्कस किया, एंटी डिफेक्शन पे भी आता है, तो आपको आर्टिकल्स मेंशन करने हैं। तो आर्टिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया। अगर इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है तो द रिसेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, तो ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन बन जाएगा। वो पता चल जाएगा कि इवेल्युएटर को ये दर्शाता है कि ये बंदा सिर्फ थ्योरी नहीं भाई, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी है, वो लिंक कर पा रहा है। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, और आप टॉपर कॉपीज में देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिख जाएंगे। और बॉडी पार्ट में आपको स्ट्रक्चर रखना है। बॉडी में आपको मोस्टली मैं जो हूँ पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता था, और पॉइंट फॉर्मेट में ही लिख पाता हूँ, पैराग्राफ में मैं लिख नहीं पाता। और ईच पॉइंट के साथ बॉडी पार्ट में अगर कॉजेस पूछा है, फर्स्ट कॉज आप लिख रहे हो सोशल कॉज, तो उसमें एक एग्जांपल या डाटा मेंशन कर देना। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज लिख रहे हो तो उसका भी डाटा एग्जांपल मेंशन कर देना। तीन के जो स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट होते हैं उसमें आपका जस्टिफिकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। पॉइंट तो हर कोई लिख लेगा भाई, लेकिन उसको जस्टिफाई करना भूलना नहीं है आपको। जो जस्टिफिकेशन करेगा उसके हायर मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस की आंसर राइटिंग। हाँ, आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल है कि अगर आपको निगेटिव वे में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें पॉजिटिव अप्रोच ला सकते हैं। पहले निगेटिव मेंशन करो कि क्या उसके खामियां हैं, ड्रॉबैक्स है, चैलेंजेस है। फिर उसके बाद ये भी लिख देना कि गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच किया है, तो वो बताया जाएगा कि गवर्नमेंट क्या। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म निगेटिव भी तो है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कैसे अप्रोच कर रही है, डील कर रही है। सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स लेती तो निगेटिव बता देता, बट सिक्योरिटी मेजर्स के साथ गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर रही है गवर्नमेंट, ये बताना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स इज नथिंग अबाउट पॉजिटिव अप्रोच। तो आंसर्स में आपको बैलेंस व्यू देने हैं, दोनों पर्सपेक्टिव्स दिखाने हैं। अगर आप निगेटिव मेंशन कर रहे हो तो उसके बाद पॉजिटिव्स में गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एनजीओ ये लोग क्या कर रहे हैं वो बता देना। ठीक है, तो दिस इज द वे टू इंश्योर पॉजिटिव अप्रोच। तो इसके बाद जो है सवाल, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस थीम रिपीट होती है क्या। डेफिनेटली पीवाईक्यू से थीम्स रिपीट होती है, मेंस में भी होती है और प्रीलिम्स में भी होती है। तो दोज हु आर गोइंग फॉर द प्रीलिम्स, देखो अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो आप अभी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, और या फिर एनालिसिस नहीं किया है, अगर कर लिया तो बेटर है, नहीं किया तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का इरा जो है उसके ऊपर एक सवाल बनता ही बनता है। एजुकेशन प्रेस से रिलेटेड एक सवाल बनता ही बनता है कमिटीज के ऊपर। तो ऐसे आपको थीम्स आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है। पीवाईक्यूज 2022 में तो 2002-2003 के डायरेक्ट पीवाईक्यूज भी रिपीट हुए हैं, ऐसे मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, बट तो ये है कि रिपीट पे हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहे तो उनकी थीम्स तो कांस्टेंट होती ही होती है, ठीक है। तो अगर मेंस में एग्जांपल दूं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स होना ही होना है, आना ही आना है। जुडिशरी पे एक क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स होती है, उनको आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसा इंश्योर करना कि वो यूनिक बने। और एक सवाल जो मेरी तरफ से एड्रेस करना चाहता हूँ कि मेंस के इसमें कि 20 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो अप्रोच ये होना चाहिए कि 20 में ऐसे 12 से 13 क्वेश्चन होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो आपके नोट्स में होंगे, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग के टाइम ये याद रखना कि फर्स्ट यूर प्रायोरिटी इज टू एड्रेस देम, क्योंकि इसमें आप क्वालिटी क्वांटिटी सब इंश्योर कर सकते हो। जो 12 से 13 क्वेश्चन होंगे ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट नोट से होंगे या आपको पता होंगे, तो पहले उनको लिखना है। फिर वो सीक्वेंस कैसे आती है, एक यहाँ है एक वहाँ है, वो मत देखो। 12-13 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट गो में उन्हें एड्रेस करो। फिर नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसपे आपको 50-50 टाइप ऑफ नॉलेज होगा, आधा अधूरा। तो उसमें ये करना है कि आपका जो आधा अधूरा नॉलेज है उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करो, और आपको जो कम पता है उसको आप थोड़ा सा स्पेस कम देकर एड्रेस करो। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाउंसर होंगे। तो बाउंसर क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक ही है कि आपको उसको इंट्रो ढंग का करना है और बॉडी में स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी और वो काफी हेल्पफुल की थी। जब से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ इंटरव्यू कॉल आ रहा है, ठीक है। तो अब अगला सवाल जो आया था मुझे, इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। इंटरव्यू बोर्ड तो काफी वेरी करते हैं। अब तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी यूपीएससी के इंक्रीज हो गए हैं और ये डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। बस आपको इंटरव्यू को जाने के पहले आपके दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि दिस मैडम और दिस सर गिव्स लेस मार्क्स एंड ऑल, क्योंकि वो आप पे इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट कर जाता है, तो आपके परफॉर्मेंस पे वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरव्यू पैनल और बोर्ड के बारे में यही बता पाऊंगा। ड्रेस कोड तो आप सब लोगों को पता ही है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, तो वहां से देख लेना। अगला सवाल था कि इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें। पर्सनैलिटी डेवलप करने का स्टेज प्रीलिम से शुरू होता है, वहीं पे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप कंटिन्यूसली 10-12 घंटे पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो वो बोर होने के बाद आप जो करते हो वो तुम्हारा पर्सनैलिटी है या हॉबीज है। तो हॉबीज अभी से आइडेंटिफाई करो, और थोड़े से फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये भी हॉबी के पार्ट्स हैं। और मेडिटेशन सुनते ही चेयरपर्सन सर के कान बड़े हो जाते हैं कि भाई बताओ किस टाइप की मेडिटेशन करते हो, तो थोड़ा सा क्वाइट इंटरेस्टेड लेते हैं वो लोग। तो while the preparation itself you need to develop your personality for the interviews. So अब मैं थोड़े से एक सवाल जो है यहाँ से लूंगा। सर पीटीएफ क्या है? मेरे लिए तो पीटीएफ जान है भाई, जो भी पूछ रहा है मेरे लिए पीटीएफ जान है। मेरे सक्सेस का पीछे का मेजर सोर्स पीटीएफ ही है। पीटीएफ स्टैंड्स फॉर पर्सनालिटी टेस्ट एक्सटेंडेड फैमिली। जो भी 2021 में मेरे साथ फेल हुए थे या सेलेक्ट नहीं हुए थे, उन लोगों का ये ग्रुप बना था। उसमें से अब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए, और जो सेलेक्ट नहीं हुए वो भी अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो आई एम प्राउड दैट आई वाज पार्ट ऑफ पीटीएफ। हाउ टू सिली मिस्टेक्स इन यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ये सवाल है। तो देखो यार, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन करना है। जैसे मैंने बताया कि जब आप प्रीलिम्स का स्टडी करोगे, आप अगर पॉलिटी का रिवीजन करते हो तो उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद मैंने बताया कि आपको कैसे एनालिसिस करना है उस टेस्ट का। जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको सिली मिस्टेक्स की। वो मिस्टेक जो आपको आते थे लेकिन आपने गलत कर दिया, जो क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन आपने गलत कर दिया, तो उसको आपको ढंग से रीड करना है। तो आपको ऐसे ही विथ प्रैक्टिस यू नीड टू अवॉइड सच मिस्टेक्स। और ये प्रैक्टिस से ही होगा और रैंडमली नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली उठकर जा रहे हो 10-12 टेस्ट देकर यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने की कोशिश करो, कूल माइंड से काम होकर, हैप्पी रहकर अगर टेस्ट दोगे तो आपको सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, ये मुझे लगता है पर्सनली। नमस्ते सर जी, नमस्ते। एक सवाल था कि सर आपने पूरी पढ़ी थी क्या नितिन सांगवान की बुक? देखो, इसेंशियल सोशियोलॉजी तो पूरी पढ़ी है। आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हो तो मैं इंपॉर्टेंट थीम्स ही पढ़ा हूँ।
कॉइन्स के ऊपर सवाल आए तो कॉइन्स पढ़ूंगा, डांस के ऊपर सवाल आए तो डांस पढ़ लिया था, पेंटिंग्स के ऊपर सवाल आते हैं यूपीएससी में तो पेंटिंग्स पढ़ लिया, टेम्पल आर्किटेक्चर टेम्पल्स पे सवाल आते हैं तो टेम्पल पढ़ लिया। तो ईच एंड एवरीथिंग नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट वही तो पीवाईक्यू से लेना है आपको, कि पीवाईक्यू में थीम्स आइडेंटिफाई करो कि किस थीम्स के ऊपर यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कर रही है, उन्हें आइडेंटिफाई करो एंड देन यू गो टू योर सोर्स बुक एंड रीड इट। तो इस वे में करना है। तो एक सवाल आया है काफी इंटरेस्टिंग वन, कि सर कौन सा मेकअप सही रहेगा इंटरव्यू के दिन। तो देखो भाई, जो आपकी सीरत है वही आपकी सूरत होनी चाहिए। कैरेक्टर इज द बेस्ट मेकअप दैट यू कैन वियर ऑन योर फेस। सो इसी पॉजिटिव कैरेक्टर को, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर जाना। हम मुझे कम मार्क्स आए बट आप तो लेकर ही जा सकते हो। एक सवाल है कि सर डू आई नीड टू फोकस ऑन स्टैटिक और करंट अफेयर्स दिस टाइम। ओके, 2024 की प्रीलिम्स काफी करीब है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आपका स्टैटिक के ऊपर कमांड अगर ज्यादा हो, एक्यूरेसी लेवल ज्यादा हो, तो करंट अफेयर्स को ज्यादा तवज्जुह ना दे। ये एक उर्दू शब्द है, ज्यादा फोकस ना करे। करंट अफेयर्स आपको बेसिक रीडिंग करनी है बस। न्यूज़पेपर अगर आपने ढंग से फॉलो किया है, मैगजीन्स फॉलो भी नहीं की, तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आज डायरेक्टली आते भी नहीं है यूपीएससी में, और आते हैं तो वो काफी अलग ही लेवल के होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर यूपीएससी 100 में से 40 क्वेश्चन स्टैटिक की पूछ रही है, तो मिनिमम 36 क्वेश्चन यू नीड टू करेक्ट इट। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, माय नेफ्यू केम इन माय रूम। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर 40 क्वेश्चन यूपीएससी स्टैटिक से पूछता है, तो उसकी एक्यूरेसी आपको मिनिमम 36 क्वेश्चन स्टैटिक के सही करने होंगे। एक्यूरेसी लेवल ऑफ 90% मेंटेन करोगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, बाकी आपकी खुद की चॉइस हो सकती है। हाउ टू डील फोमो ऑफ प्रीलिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ये मानना है कि जिस किसी को भी सेल्फ डाउट है कि मेरा होगा या नहीं, तो उसके चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स काफी कम हो जाते हैं। दिस इज द फैक्ट। तो इसको एक्सेप्ट करो कि फोमो, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट ये नहीं आना चाहिए। तो इसकी रिगार्डिंग सॉल्यूशंस की बात करता हूं मैं, कि हाउ टू अवॉइड देम। तो एक सॉल्यूशन है मेडिटेशन का, वो तो मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं। सेकंड सॉल्यूशन है मेरा, जो मैंने इंप्लीमेंट किया था, मेरे काफी क्लोज मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, जो यूपीएससी में ही है, और कुछ मित्र है यूपीएससी के बाहर भी है, लेकिन जो यूपीएससी का है, तो मैं प्रीलिम्स के टाइम उसको ज्यादा फॉलो करता था, कि मैं फोन लगा लिया करता था उसको, कि देख भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। वेंचर आउट योर ऑल द फोमो, जो भी आपको डर लग रहा है, जो भी आपको एंजाइटी हो रही है, सब उसके सामने बता दो। अगर क्लोज मित्र, घनिष्ठ मित्र है, तो सुन तो लेगा ही, वरना मित्र ही कैसा। तो ये बात है। तो मैं उसे सारी मेरी दिल की बातें बता देता था। एक्चुअली अब वो जेएसओ पे ज्वाइन हो चुका है थ्रू एसएससी। तो मैं उसके सामने सारी, जब भी मैं बात करता था उसको, तो आधा आधा घंटे बात किया करता था, कि भाई दिल खोल के, जो भी फोमो है, जो भी एंजाइटी, उसके सामने फेंक के मार दी। फिर वो मुझे बोलता था कि नहीं यार, ये तो है, हाँ ऐसा, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ पॉजिटिव पुश मारता था मुझे, ज्यादा तो कुछ नहीं। बट जो भी मैंने बोला कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, हाँ हाँ आज नहीं हुई थी, क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद फिर से फ्रेशनेस आएगी, चाय पानी वगैरह कर ले और लग जा। तो ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, या फिर जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो हेल्प करती है अपने को फोमो एड्रेस करने के लिए। ठीक है। तो सेल्फ डाउट में कभी नहीं रहना है। इवन इफ अगर कोई टॉपिक, या इवन इफ एक सब्जेक्ट आपका रह गया है, तो सेल्फ डाउट मत कीजिए। अगर समझो मैं 16 जून को प्रीलिम्स को जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं पढ़ नहीं पा रहा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, और मेरे दिमाग में है कि यार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी नहीं, इसमें से 10-12 सवाल आ जाएंगे, मैं कैसा करूँ ये। ऐसे नहीं करना है, बस रिलैक्स। अगर आपने कभी पढ़ी थी तो भी रिलैक्स, देखते हैं जो भी होगा। अगर मैं निगेटिव माइंडसेट से जाऊंगा तो डेफिनेटली वो हार्म करेगा। तो बेटर की है कि पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, काम रहो, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है और आप कूल रह रहे हो उस मोमेंट में,
तो आपका हो जाएगा भाई, ये मेरा कहना है। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल आया है कि प्लान बी कब से रखना है या कब से रखना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एटसेट्रा, आपकी एज क्या है उसके ऊपर। तो मेरे केस में तो ये था कि मुझे बैकअप था, मतलब फैमिली का बैकअप था, ठीक है, एज फैक्टर का भी ज़्यादा कुछ लोड नहीं था, और मैरिज का भी मुझे टेंशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक सवाल आ भी गया ऊपर कि सर आर यू बैचलर और मैरिड, तो आई एम मैरिड नाउ। मैंने तो 2021 में ही शादी कर ली थी टू सेटल द प्रॉब्लम, तो वाइफ का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, इसीलिए मैंने मेंशन किया था। तो ये है। तो प्लान बी का आपको जनरली कहा जाता है कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड, तो आप 1 से 2 अटेम्प्ट अच्छे से पढ़कर देना, 2 अटेम्प्ट, ठीक है, 1 से 2 अच्छे से पढ़कर, 1 डेढ़ साल पूरी अपनी जोश लगाकर, ताकत लगाकर, नोट्स मेकिंग, खुद की सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर कर, वैल्यूएशन क्या होता है वो सब जानकर सब अटेम्प्ट देना है। इन केस अगर आपका नहीं होता है इतना सब करने के बाद, देन यू स्विच ओवर टू प्लान बी, ठीक है। अब फिर प्लान बी करने के बाद जब आप सक्सेसफुली वो प्लान बी में अचीव हो जाते हो, तो फिर अब अपना पुराना जो आपने कंटेंट बनाया था वो उठाओ, उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करो, रिफॉर्म करो, कुछ नया ऐड करो, यही जो मैंने वैल्यू एडिशन की बात की थी वो करने की कोशिश करो, और फिर से अटेम्प्ट देना शुरू करो। तो प्लान बी का आप ऐसे सोच सकते हो। अगर आप वेल ऑफ है या लोअर मिडल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 3 अटेम्प्ट तक आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अपर मिडिल कैटेगरी में आते हो तो 4 अटेम्प्ट तक आप अफोर्ड कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड ओपिनियंस कैन डिफर। सो एक सवाल आया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंटरव्यू का। मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, तीनों इंटरव्यू में मुझे लगा कि ओवरऑल गुड। देखो, इंटरव्यू में हर कोई अपना बेस्ट ही देता है, उस मोमेंट में उसे कैसा जाता है वो अपना बेस्ट ही देकर आता है। कभी ग्रिलिंग होती है, कभी नहीं होती है, कभी एक्सपेक्टेड एरियाज में क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो ये है। तो खुद को एंजॉय करना है इंटरव्यू प्रोसेस को, स्ट्रेस नहीं लेना है। मार्क्स आने हैं आएंगे, नहीं आने हैं तो नहीं आएंगे, बस यही है। हाँ, मैप्स को कैसे याद करें, ये एक सवाल है, और जियोग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली 5-6 सवाल बनते हैं मैप्स से। तो मैप्स को याद रखने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली मैप्स को विजिट करना पड़ेगा। और मैंने मैप्स को याद रखने के लिए फिर से वो जेएसओ जो दोस्त है उसकी हेल्प ली थी। उसको फ्री टाइम में ना गूगलिंग करने की काफ़ी हैबिट थी। कोई नेशनल पार्क नाम डाल दिया और उसको गूगल मैप पे में कर दिया सर्च, तो उसको जूम इन जूम आउट करके देखा करता था वो। फिर इम्पोर्टेंट रिवर्स, स्पेशली अफ्रीकन कंटिनेंट की, थोड़ा सा ज़्यादा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है अफ्रीकन कंटिनेंट। तो अफ्रीकन कंटिनेंट के डिजर्ट्स, रिवर्स, एरियाज, मिनरल बेल्ट्स, उसको मैप पर डालता है, जूम करके देखता था। तो उसकी हैबिट मैंने उठा ली, तो मुझे वो याद रहने लग गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो का अगर मैंने क्वेश्चन सही किया तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से किया है। तो ऐसे आप मैप को कर सकते हो। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फ्रिक्वेंटली विजिटिंग द मैप हेल्प्स इन रिटेनिंग द मैप्स, ठीक है। जीएस 1 2 3 4 मेंस की प्रिप के लिए बता दीजिए। कोचिंग के वैसे, चलो ठीक है। देखो यार, मैंने जीएस 1 2 3 4 का प्रिपरेशन ऑलरेडी बता दिया है। आप जब रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा बैक कर कर देख लेना। और हिंदी मीडियम से हो तो ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से नहीं था। लेकिन पीडब्ल्यू ओनली आई का कोई बेसिक कंटेंट आता है, उसको आप फॉलो कीजिएगा बेसिक के लिए। और बेसिक आपको मेंस क्लियर नहीं करवाएगा, तो आपको एडवांस जो करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब भी आप नोट मेकिंग करोगे उसमें नोट करते रहना उस एडवांस चीज़ों को। हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन यूपीएससी प्रीलिम्स सो क्लियर इन एनी सर्कमस्टेंसेस। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक बात है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना डिफरेंट बात, सेकंड बात है। तो सेकंड को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। यूजुअली अगर आप 90 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, टेक एग्जांपल 90 क्वेश्चंस, अगर आप 60 करेक्ट कर रहे हो और 30 इनकरेक्ट कर रहे हो, दैट इज द रेशियो ऑफ 2 3 एंड 1 3, 2/3 एंड 1/3। तो इसमें अगर ऐसा करते हो तो आप 100 मार्क्स ला रहे हो, जो कि फॉरेस्ट के भी कट ऑफ को क्लियर करा जाए। तो ये है। तो 90 के आसपास का मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था विथ एक्यूरेसी लेवल ऑफ 66%। एक सवाल है कि क्या हमें दिसंबर जनवरी तक
सिलेबस कंप्लीट कर बाद में प्रीलिम्स में कंप्लीटली फिक्स होना चाहिए या फिर शिफ्ट होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। फॉर मी, अगर मैं प्रीलिम्स अटेम्प्ट देने जाऊं तो मैं मार्च तक ये करूंगा, मेंस का रिवाइज करूंगा या मेंस के नोट्स को और स्ट्रांग बनाऊंगा, मेंस के ऊपर फोकस करूंगा एंड देन मार्च मिड से मैं प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कब स्विच करोगे। आपका प्रीलिम्स रिलेटिवली बेटर है तो आप फरवरी मार्च या जनवरी एंड तक स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपको प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी प्रीलिम्स पे स्विच होना पड़ेगा। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। सो आई थिंक दैट्स ऑल। कोई और सवाल आ नहीं रहे जो मैं ले सकूं। चलो ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए फ्यूचर में तो मेंशन कर देना। टेलीग्राम पर मेरी आईडी है @UPSC with LR, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे डीएम में मैसेज पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इवन आई एम ऑन इंस्टाग्राम नाउ, आज तक कभी बनाया नहीं था बट रिजल्ट के बाद बना लिया है, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन मैसेज मी देयर। ठीक है, सो नमस्कार, ऑल द बेस्ट।